इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% इसमें से ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा। देखिए आपके एग्जाम में साइंस में कुल 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देने होंगे। और इस वीडियो में जितना हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसमें से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धातु। देखिए धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और धन आयन बना लेता है। यदि पूछे कि धातु से क्या समझते हैं, धातु किसे कहते हैं, तो 2 नंबर में आप लिख सकते हैं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाए उसे धातु कहते हैं। धातु का परिभाषा भी इसी से आप दे सकते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनीकरण। देखिए इसको भी अगर पूछे कि गैल्वेनीकरण को परिभाषित करें तो आप लिख सकते हैं कि लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये भी 2 नंबर में आप इसको लिख सकते हैं। तो इससे ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा इसका उत्तर बेहतर तरीका से आप लिख सकते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में कि निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CH4 यानी मेथेन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो देखिए आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 22 कैरेट का होता है। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। जो आर्गन होता है, हीलियम होता है और नियॉन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है, ये सभी उत्कृष्ट तत्व होते हैं और ये 18 नंबर समूह में पाए जाते हैं। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांसा। यानी जो तांबा होता है और टीन होता है उसको मिलाने से जो बनता है वो क्या बन जाता है? कांसा बन जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है कि कैल्शियम सल्फेट के साथ जल की मात्रा आधा होगी। कैल्शियम सल्फेट के साथ जल की मात्रा क्या होगी? आधा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है कैल्शियम सल्फेट है और इसके साथ जल की मात्रा कितना है? 1/2 H2O। बस इसको याद रखना है कि कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल की मात्रा मिली होनी चाहिए, 1/2 H2O होगा। चलिए फिर आगे वाला 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि देखिए अम्ल और जो क्षार होता है वो आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। तो यदि 2 नंबर क्वेश्चन में पूछे कि लवण को परिभाषित करें तो आप लिख सकते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण का निर्माण करते हैं, या अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न में जब पूछे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए फिर आगे वाला 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो देखिए श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा क्या होता है? श्वसन के अंतिम उत्पाद होता है। चलिए फिर आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत के सबसे ऊपरी परत ऑप्शन नंबर बी होगा, इनामेल होता है। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। तो देखिए मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है छोटी आंत, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत होगी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परागकोश में। जो परागकोश होता है उसी में परागकण पाए जाते हैं। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चलनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। RBC की जीवन अवधि होती है। तो देखिए RBC की जीवन अवधि होती है ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन। कितने दिन होती है? 120 दिन। किसकी जीवन अवधि? RBC की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में
कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन क्या होता है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। अंडाणु निषेचित होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिका में। यानी फैलोपियन नलिका में अंडाणु क्या होता है? निषेचित होता है। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 ma बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁻6 ए। चलिए फिर आगे वाला 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डीजल का उपयोग होता है, तो देखिए डीजल का उपयोग भारी वाहनों को भी चलाने में उपयोग किया जाता है, रेल के इंजनों को भी चलाने में उपयोग होता है, विद्युत उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी इन सभी कामों में डीजल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो देखिए सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। किसमें? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। चलिए फिर आगे वाला 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोना की परमाणु संख्या है, तो सोना की परमाणु संख्या होती है 79। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 23 नंबर में कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5.6 से कम। यानी 5.6 से कम क्या होना चाहिए? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेथेनोइक अम्ल। और मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फार्मिक अम्ल। चलिए तो इसको याद रखिएगा कि फार्मिक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल दोनों एक ही होता है। और ये किसके डंक में पाया जाता है? चींटी के डंक में यह अम्ल पाया जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति तेलों में होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। यानी लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं कहाँ पाई जाती है? वनस्पति तेलों में पाई जाती है। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ब्यूटेन के कितने समावयी संभव हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। जो ब्यूटेन होता है उसके लिए कितने समावयी होते हैं? 2 होते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला प्रश्न में देखते हैं कि यदि अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछे कि पेंटेन के लिए समावयी कितने संभव हैं, तो उसको लिए आपको कितना आंसर लगाने होंगे? 3, क्योंकि पेंटेन का जो समावयी होता है वो 3 होता है। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन होता है। लेकिन ब्यूटेन के बारे में बात करते हैं तो ब्यूटेन के लिए मात्र 2 ही समावयी होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो चलिए 2 प्रकार का क्वेश्चन जब पूछे तो आपको इसको याद रखना है कि ब्यूटेन के लिए 2 मारना है और पेंटेन के लिए कितने? 3 लगाने हैं। कब? जब समावयी की बात करें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न के बारे में देखते हैं कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु द्रव्यमान। यानी जो मेंडलीव का आवर्त नियम था वो किसके आधार पर तत्वों को रखा गया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को रखा गया था। चलिए फिर आगे वाला 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं के संख्या का अनुपात है। तो देखिए अमोनिया का सूत्र होता है NH3। NH क्या होता है? 3। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 1। और अनुपात लगा देंगे और हाइड्रोजन का कितना है? 3। तो इसमें देखते हैं कि 1:3 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो अमोनिया के अणु सूत्र में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 1 क्या होगा? 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है वो कमरे के ताप पर किस रूप में पाया जाता है? द्रव्य के रूप में पाया जाता है। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
निम्न में से कौन कार्बन के अपर रूप है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कार्बन का अपर रूप होता है फुलेरीन, हीरा और ग्रेफाइट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समावयी। जो समावयी होता है उसके लिए मात्र एक सूत्र होता है और उसके संरचना अलग अलग होते हैं। अभी हम लोग ब्यूटेन और पेंटेन के बारे में देखे हैं। तो ब्यूटेन और पेंटेन जो होता है उनका सूत्र एक ही होता है लेकिन संरचना उनके अलग अलग होते हैं। तो वैसा अणुसूत्र जिनके विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक हों उन्हें क्या कहते हैं? समावयी कहते हैं। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बुझा हुआ चूना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसका रासायनिक सूत्र दिया हुआ है CaOH2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भस्म नहीं है? निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, NaCl, क्योंकि NaCl क्या है? लवण है। क्या है? लवण है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 35 नंबर देखते हैं। जस्ता का अयस्क है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक ब्लेड। यानी जो जस्ता है, जस्ता का अयस्क क्या होता है? जिंक ब्लेड होता है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिलिकॉन एक है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। तो एल्कोहल में उपस्थित वाले तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? हाइड्रोजन एल्कोहल में होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन होता है, लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है? नहीं होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो देखिए अभी हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन में देखे हैं कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है, जो चींटी के डंक मारने में पाया जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए यानी पौधों के लिए क्या होता है आवश्यक? क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश, यानी ये स्वपोषी होते हैं और इनके लिए इनमें से सभी आवश्यक होता है। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में। यानी जो मैग्नीशियम है वो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन को, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहा का। किसका? नरम लोहा का। नरम लोहा का उपयोग कहाँ पर होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए छड़ के रूप में उपयोग होता है। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, V बराबर IR। चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट हो जाएगा। चलिए फिर आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत छोटा होता है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का। चलिए फिर 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर। इस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूलाम होता है। चलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन को लेकर अगले वीडियो